नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम केमिस्ट्री के अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको वो लेक्चर्स भी मिलने लगेंगे। आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच का डिफरेंस पढ़ने से पहले आप सभी को माता रानी के इन शुभ दिनों में खास तौर से आज के दिन अष्टमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आप हमेशा खुश रहें, अपनी तरक्की की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने माता पिता, अपने देश के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच का हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स आप अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप सोप्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोप्स आर द लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन्स ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। इस लाइन को मैं चाहती हूं कि आप एक बार सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन का क्या मतलब होता है? आप ऑलरेडी सोप्स में पढ़कर आए हैं। हमारे पास C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसे आप सोडियम स्टीरेट, और C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसे आप सोडियम पैल्मिटेट के नाम से जानते थे। यानी सोप में आपके पास सोडियम स्टीरेट या फिर सोडियम पैल्मिटेट, ये दो ऑप्शंस आपकी किताब में दे रखे हैं। इसके अलावा आपकी किताब में ये भी लिख रखा है कि जरूरी नहीं है सोडियम ही हो, यहाँ पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक, चलिए वापस आते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब हुआ? पहले जब यहाँ सोडियम नहीं था तो यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक, अब अगर इस हाइड्रोजन को पोटेशियम रिप्लेस कर देता है, इस हाइड्रोजन को मानो पोटेशियम ने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। समझ गए लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन क्या हुआ? ये C17H35 देख रहे हो, अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन है। इस 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन की जो चेन है ना, उसी को कह रहे हैं लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। तो हाइड्रोजन यहाँ रहा था। कार्बोक्सिलिक का क्या मतलब होता है? कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH। हाइड्रोजन जो यहाँ था, उस हाइड्रोजन को अगर पोटेशियम ने रिप्लेस किया तो वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाया जाएगा। मान लीजिए पोटेशियम की जगह सोडियम रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को सोडियम अगर रिप्लेस करता है तो ये कहलाया जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन क्या होता है। आगे बढ़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये COO नेगेटिव है, अगर पोटेशियम होता तो COO नेगेटिव K पॉजिटिव होता। क्योंकि हम सोडियम की बात पर्टिकुलरली अगर यहाँ कर रहे हैं तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए कि सोप में आयोनिक पार्ट क्या होता है तो आप COO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिखेंगे या फिर आप COO नेगेटिव K पॉजिटिव लिख सकते हैं। K पॉजिटिव मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन, Na पॉजिटिव मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। ठीक है। आयनिक क्या होता है? आयनिक का मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों मौजूद होते हैं। देखिए COO नेगेटिव Na पॉजिटिव या फिर COO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये हो गया आयनिक पार्ट। ठीक है, तो आयनिक ग्रुप क्या हो गया अब आपको समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब सोप्स की बात होती है तो कहा जाता है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। क्यों नहीं होता है सूटेबल हार्ड वाटर में? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोप्स उस कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में होता है, ठीक है, तो जो सोप होता है वो सोप इस कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल कंपोनेंट बना देता है। इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना लेता है। किसके साथ? मैं फिर से बता रही हूँ आपको। सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता। जब हार्ड वाटर आप दे देते हैं किसी भी चीज़, किसी गंदे कपड़े को धोने के लिए आपने हार्ड वाटर दे दिया, तो हार्ड वाटर के साथ सोप अच्छे क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ऐसी स्थिति में ये जो कैल्शियम है या ये जो मैग्नीशियम है, ये क्या करता है? इस सोडियम को रिप्लेस कर देता है। सोडियम क्या है? आयनिक पार्ट है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब आयनिक पार्ट। तो जो आयनिक पार्ट होता है उसको कैल्शियम, क्योंकि
क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम भी पॉजिटिव होता है, तो ये जो CO नेगेटिव पार्ट है ना, इसके साथ सोडियम को रिप्लेस कर देता है ये कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो जब ये रिप्लेस कर देगा तो यानी यहाँ सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम। और ये जो सॉल्ट बनेगा ना, ये इंसॉल्युबल होता है। इंसॉल्युबल का मतलब है जब हार्ड वाटर का कैल्शियम या मैग्नीशियम सोप अच्छे से अपने अंदर सॉल्युबल ही नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ क्लींजिंग नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है वो सोप की क्लींजिंग प्रॉपर्टी को हिंडर करेगा। मैं रिपीट करती हूँ, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोप यानी साबुन टैकल नहीं कर पाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के ऊपर हावी हो जाते हैं, एक इंसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं, और वो इंसॉल्युबल सॉल्ट क्लींजिंग एक्शन में हिंडर करता है, रुकावट डालता है। आपने देखा होगा कई बार आपको स्कम दिखाई देता होगा नदियों में, ख़ास तौर से अगर धोबी घाट के आसपास कोई वाटर बॉडी है तो कई बार उसमें आपको स्कम दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई झाग तैरता चला आ रहा है, या फिर एक मैल की परत है डर्टी वाइट कलर की, है ना, तो वो स्कम होता है, वो इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है। इसीलिए जो सोप होता है इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर में काम करता है। अच्छा, सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वैसे जो सोप्स का नेचर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बायोडिग्रेडेबल कर देते हैं, और वो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका डिपॉजिट कहीं पे इकट्ठा होकर फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा वीक क्लींजिंग एक्शन है। वीक क्लींजिंग एक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे पानी में सूटेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है साबुन, थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, डिटर्जेंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा है लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं चाहूँगी आप इसको भी समझ लीजिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब हुआ, C6H6O3S, यानी एक आपके पास बेंजीन रिंग है, उसके पास SO3H है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पूरे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये O3 ये वाला है, S ये रहा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन रहे होंगे, इस कार्बन की जगह यहाँ पर S आ गया है। ठीक है, ये C5 हो गया यहाँ पर कार्बन, C5H6, सॉरी C6, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन हटाए ना, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन ये, और O3। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, पुराने लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब हुआ, आपने पढ़ा था कि डिटर्जेंट में जो होता है वो डोडिसाइल होता है, यानी C12H25। कहने का मतलब है कि C12H25 क्या है, एक लॉन्ग चेन कार्बोक्स हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है। ये जो लॉन्ग चेन है ये है, ये लॉन्ग चेन। इस लॉन्ग चेन से या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जुड़ा होगा, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर क्या होगा, या फिर C12H25 के साथ SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव जुड़ा होगा। तो ये जो C12H25 है यही है आपका एल्काइल हाइड्रोजन। जो लॉन्ग चेन होती है ना हाइड्रोकार्बन की, जिसके साथ कुछ जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एल्काइल ग्रुप ही कहलाया जाता है। एल्काइल का क्या मतलब हुआ, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो एल्काइल होता है। नंबर ऑफ ये डिपेंड करता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। सोप्स के केस में C17H35 पढ़ा था, डिटर्जेंट्स के केस में डोडिसाइल होता है C12H25। ठीक है, चलो अब आयनिक ग्रुप की बात करते हैं। तो डिटर्जेंट्स में या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, यानी सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब हुआ, हाँ एक और चीज समझ लो, सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब हुआ, सल्फोनिक एसिड का मतलब हुआ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब हुआ SO3H था, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो आयनिक पार्ट है वो क्या हो गया, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी आपके पास एक लंबी बेंजीन सल्फोनिक एसिड थी। सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H था, फिर सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इस वजह से डिटर्जेंट्स में जो आयनिक पार्ट है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका।
सल्फोनिक एसिड। और अगर आपकी स्ट्रेट चेन है यानी C12H25 है तो उसके साथ SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव होगा। यहाँ भी वही सेम केस है, SO4H रहा होगा, H को रिप्लेस कर दिया और सोडियम यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्या था, SO4 नेगेटिव H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ जुड़ा है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो SO4 होता है इसको सल्फेट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। आयनिक पार्ट हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, आयनिक पार्ट देख लिया। ये नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर है, लेकिन डिटर्जेंट्स की प्रॉपर्टी थोड़ी हार्श होती है। सोप सॉफ्ट होता है, डिटर्जेंट्स हार्ड होते हैं। डिटर्जेंट्स को कहा भी जाता है सोप लेस सोप, क्योंकि डिटर्जेंट्स में सोप की जगह सोप की तरह सोडियम स्टेरेट नहीं होता है। ठीक है, ये सूटेबल है हार्ड वाटर में, क्लींजिंग एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर हावी है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सोप को बॉदर कर रहे थे, उसको क्लींजिंग नहीं करने दे रहे थे, ये डिटर्जेंट उन कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी अपने अंदर घोल लेता है। जब घोल लेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कोई रुकावट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ही डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ सूटेबल होता है। लास्ट लेक्चर में जब हम डिटर्जेंट्स का जिक्र कर रहे थे तब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपको दो पानी दे दिए जाए सैंपल, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, और आपसे कहा जाए कि बताओ कि कौन सा इसमें हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, आपको नहीं बताया है पर दो बीकर से पानी है, बताओ कौन सा सॉफ्ट और हार्ड है। तो डिटर्जेंट्स को हार्ड और सॉफ्ट के बीच में डिफरेंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के साथ झाग बनाता है। सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप सॉफ्ट वाटर में झाग बनाएगा, हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाएगा। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था। तो ये जो डिटर्जेंट होता है इट इज सूटेबल इन हार्ड वाटर, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बहुत हार्श होता है, इसलिए कुछ डिटर्जेंट, सारे नहीं, कुछ डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। ये कई बार हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज रह जाते हैं और नुकसान करते हैं। इसके अलावा हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है कि इनकी स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, थोड़ा हार्ड होता है सोप के मुकाबले। जो चीज़ सोप नहीं साफ कर पाता है डिटर्जेंट्स उसको साफ कर देता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लिया कीजिए, पूछते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। एक टॉपिक या दो टॉपिक कार्बन कंपाउंड्स के रह गए हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नए लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, डाउट्स को पूछते रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।